बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो सऊदी अरब और कतर के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट था उसके बारे में देखेंगे और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कंटेंट्स देखें तो कंटेंट्स में हम बैकग्राउंड ऑफ द इशू देखेंगे, फिर उस इशू के रेस्पॉन्स में कतर का क्या एटीट्यूड था, फिर जो रिप्रोचमेंट हुई या सेटलमेंट ऑफ इशू हुआ उसकी क्या वजूहत थी, इस कॉन्फ्लिक्ट के क्या इम्पैक्ट हैं रीजन के लिए और इन कंट्रीज़ के लिए, और इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। बैकग्राउंड ऑफ इशू अगर देखें तो जून 2014 4 जीसीसी के मेंबर्स थे, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, इजिप्ट, जिन्होंने कतर के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़त्म कर दिए। उन्होंने कतर को ब्लेम किया फॉर स्पॉन्सरिंग टेररिज्म एंड उसकी जो रिलेशंस थे ईरान, उसकी वजूहत थी। अब जो किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया है केस है और उसके जो एलीज हैं जिन्होंने कतर के साथ रिलेशंस ख़त्म किए, उनकी डिमांड्स क्या थी, मतलब उनके कंसर्न्स क्या थे जिनको उन्होंने कहा कि अगर कतर उनको मीट करें तो हम उनसे बैन जो है लिफ्ट करेंगे। उन्होंने बोला कि सबसे पहले वो मुस्लिम ब्रादरहुड से अपनी जो सपोर्ट है वो ख़त्म करे। अब मुस्लिम ब्रादरहुड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो मुसलमानों के लिए काम करती है। दूसरा एलिगेशन ये था कि अल जज़ीरा मीडिया नेटवर्क है उसको वो क्लोज डाउन करे, उसकी जो वर्क है दैट इज़ अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ दीज कंट्रीज़। फिर उसके अलावा उन्होंने डिमांड ये की कि ईरान के साथ वो रिलेशंस अपनी ख़त्म करे, और फाइनली शटिंग डाउन मिलिट्री बेस ऑफ तुर्की इन कतर। तुर्की क्योंकि मिलिट्री बेस की एग्रीमेंट उस टाइम हो चुकी थी एंड इट्स इन द वर्क हैज़ बीन डन और कुछ रिमेनिंग है। तो उन्होंने ये बोला कि मिलिट्री जो बेस है कतर में तुर्की का वो उसको बंद करें। अब इवेंचुअली क्या हुआ, कतर के ऊपर इन कंट्रीज़ ने लैंड, सी और एयर का ब्लॉकेट लगा दिया। मतलब ना वो एयर उनकी इस्तेमाल कर सकता था, ना लैंड, ना ही सी वगैरह। अब इस सब में कतर का रिस्पांस क्या था। पहले तो कतर वेमेंटली डिनाइड ऑल द एलिगेशंस अनसब्सटेंशिएटेड, मतलब बोला कि इनका कोई ना प्रूव है ना कोई सबूत है, ये सिंपल एक एलिगेशन है जिन्होंने उनको कबूल नहीं किया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के दौरान कतर रिमेन्ड स्ट्रांग एंड मोर रेजिलेंट, बहुत ही मजबूत और स्टीड फास्ट रहा। दे फोकस्ड ऑन देयर वर्क एंड रिमेन साइलेंट ऑन द इशू, सिर्फ अपने काम पे फोकस किया और इस इशू पे कोई भी उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया। सिर्फ ये बोला कि ये एलिगेशन जो हैं बेसलेस हैं, वी डू नॉट एक्सेप्ट देम। उन कंट्रीज़ के ऊपर इन्होंने कुछ नहीं बोला। अब जो इनकी रिप्रोचमेंट है या सेटलमेंट है उसकी क्या वजूहत है। सिंपली इसमें अगर किसी को क्रेडिट जाता है इसको हल करने में, सबसे पहले वो है कतर। कतर्स प्रैग्मेटिक अप्रोच। एक तो इन्होंने ना एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान पे क्रिटिसाइज़ किया, ना ही किंग सलमान पे क्रिटिसाइज़ किया। इन्होंने किसी पे भी तनकीद नहीं की है, सिंपली बोला कि ये एलिगेशन जो है वो गलत है। फिर उसके अलावा ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए, अपने लैंड, सी और एयर के राइट्स के लिए जो भी ये मतलब विन करके आए, जीत गए हैं। उसके अलावा इन्होंने यूएसए जो कि उनका केएसए का, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का एली है, उसके साथ भी इन्होंने अच्छे रिलेशन रखे और जो अफगान इशू है उस पर उन्होंने टास्क जारी रखी। और उसके अलावा कतर ने एक बोल्ड एक डिसीजन ये लिया कि जो उनके पीपल थे कि उन्होंने मना किया कि जो आपके ट्रेड है या आपकी इन्वेस्टमेंट है इन कंट्रीज़ में जिन्होंने इनको ब्लॉक किया है वहाँ से आप वापस ना लाएं, आप अपना काम जारी रखें। अ, फिर उसके अलावा इसकी एक और जो वजूहत है कि जिसकी वजह से ये रिप्रोचमेंट हुई, इसके इकोनॉमिक लॉसेस। जो जीसीसी के मेंबर थे उसमें जब डिवीजन आ गई तो ऑब्वियसली वो अरब कंट्रीज़ के लिए एक बहुत बड़ा ब्लोबैक था। फिर उसके अलावा यूएस का प्रेशर भी था, अफगान इशू की सेटलमेंट करना उस टाइम, बिकॉज थ्रू आउट द प्रोसेस कतर दोहा वाज द एपी सेंटर ऑफ द टॉक्स। फिर बिडेन ने जब इलेक्शन जीती तो ही इमीडिएटली कॉल्ड फॉर दी गल्फ यूनिटी, कि गल्फ यूनाइटेड होना चाहिए, बिकॉज उसको तो एक मतलब किसी भी तरह की अरब कंट्रीज़ में वो डिसयूनिटी नहीं चाहेंगे अमेरिकन के, क्योंकि दैट विल क्रिएट अ लूप होल और इवेंचुअली उसको फिल करेगा ईरान। इम्पैक्ट ऑफ ब्लॉकेट क्या था, इसके इम्पैक्ट क्या थे। नंबर वन, पहला तो मतलब जाहिर सी बात है कतर की इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया, तो उसको मैनेज करने के लिए कतर ने इंजेक्ट किए $43 बिलियन, जो कि उसके सॉवरेन फंड्स थे,
उसने अपनी बैंक में लाए, अपने बैंक के रिजर्व में जमा करवाए कि उसकी करंट करेंसी जो है वो स्टेबलाइज रहे। मतलब एक इतना तो उसके लिए शौक था कि जो उसके रिजर्व्स थे उसको उन्होंने इस्तेमाल किया। फिर 2022 के फीफा वर्ल्ड कप पे काफ़ी इम्पैक्ट था। अब तो खैर ये मसला तो सॉर्ट आउट हो गया है। तो so along with all these impacts, COVID-19 also worsened the region of Middle East, and Qatar Airways received a 5 billion loss. So ये सारे इसके इम्पैक्ट्स थे। तो जिसने भी एक रोल अदा किया इस चीज़ को फिनिश करने में, बट एट दी लार्ज जो ये पूरा सिस्टम था, ये इसमें समझे तो रोल मतलब कतर का बहुत अहम था, क्योंकि हमेशा ताली दोनों हाथों से बजती है। सो कतर ने अपना हाथ कभी नहीं उठाया। अब व्हाट इज नेक्स्ट, इट्स अननोन ड्यू टू चेंजेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसमें इतनी चेंजेस है, वेरिएंस है विद द पैसेज ऑफ टाइम। कभी ये पता नहीं चलता कि आगे क्या होगा। अब आप देखें, रशिया ने सडनली स्टार्टेड इन्वीजन ऑफ यूक्रेन। उसके अलावा आप देखें, उससे पहले भी अर्मेनिया और आज़रबाईजान का कॉन्फ्लिक्ट आप देख लें। उसके अलावा जो कि सऊदी और इसराइल की कुर्बत को आप देख लें, अरब की उसके साथ एग्रीमेंट्स को देख लें, और मिडिल ईस्ट के जितने इश्यूज़ हैं, वो कोविड के डिफरेंट वेरिएंट्स आ रहे हैं। तो ये तो मतलब एक फ्लक्चुएटेड सिस्टम है कि हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि उसमें चेंजेस आएंगी या नहीं। बट इट वाज ऑल सॉर्ट आउट वेरी इजीली अमंग द कंट्रीज। और जब कतर के अमीर ने विज़िट किया सऊदी को, ही वाज हाईली रिसीव्ड बाय कि मोहम्मद बिन सलमान जीसीसी के कॉन्फ्रेंस में उसने पार्टिसिपेट किया। दैट्स इट।